सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार मित्रों। मैं हूं लेनिन पांडे। मुझे देख पा रहे हैं आप यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म हिंदी रनवे पर। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ रहे हैं समान हिंदी, और समान हिंदी के तहत देखी जाए तो ये दूसरी क्लास है। इसके पहले की क्लास में हमने भाषा को पढ़ा। हमने भाषा की उत्पत्ति, उसके उद्भव, उसके विकास, साथ साथ हमने भाषा की कुछ विशेषताएं और उसके जो है भाषा को सीखने के कुछ आवश्यक गुण के साथ साथ हमने कुछ मनोवैज्ञानिक आधार और सिद्धांतों को भी जाना, समझा और पढ़ा। आज के क्रम में चूंकि आगे हमको चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना हो दोस्तों, या हिंदी गद्य का इतिहास पढ़ना हो, या काव्य शास्त्र पढ़ना हो, हमारे लिए सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक ही हो जाता है कि दरअसल हमको जानना चाहिए कि जिस हिंदी को आज हम भाषा के तौर पर जानते समझते हैं, दरअसल उस हिंदी का जो है इतिहास कैसा रहा। हमको जानना होगा कि दरअसल जिस हिंदी को आज हम मातृभाषा के तौर पर जानते हैं, जिस हिंदी के माध्यम से अपने हम जो है आप उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, दरअसल वो हिंदी का जो उसकी उत्पत्ति रही, उसका जो उद्भव रहा, उसका जो विकास क्रम रहा, उसकी जो यात्रा रही, वो कहाँ से आरंभ होकर आज हमारे सामने किस रूप में आकर जो है खड़ी देखने को मिलती है। थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, आज की क्लास हिंदी पर रहेगी। ध्यान दीजिए, जो हिंदी की उत्पत्ति है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो हिंदी की उत्पत्ति है, इसकी यात्रा जो है कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक आकर हमारे सामने आज देखने को मिल रही है। ध्यान दीजिए, हिंदी देखिए दोस्तों, एक जो है इससे पहले कि हम इसकी उत्पत्ति, इसके उद्भव, इसके विकास के बारे में चर्चा करें, हमको सबसे पहले जानना होगा दरअसल ये जो हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द सबसे पहली बार हमको कब और कहाँ दिखाई देता है। ठीक, एक विडंबना भरी बात है मित्रों कि जिस हिंदी से हमारा इतना स्नेह है, जिस हिंदी के माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिस हिंदी से हमारी पहचान है, दरअसल उस हिंदी का जो शब्द है वो किसी भारतीयों की देन न होकर के वो एक विदेशी भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिए, हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, इसको थोड़ा समझना होगा, इसको थोड़ा सरल करना होगा। दरअसल ये जो फारसी शब्द है, इसका जो है इसकी गुत्थी को थोड़ा सुलझाना होगा, और जो सस्पेंस है मन में, इसको थोड़ा क्लियर करना होगा। दोस्तों, आगे के क्रम में अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा अगर इतिहास का सहारा ले लिया जाए तो क्या है कि चीज़ें थोड़ा खुल के आ जाएंगी और हमको समझने में और आपको जो है पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक घटनाक्रम की अगर जिक्र किया जाए तो बात है लगभग 550 ईसा पूर्व। 550 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिए, 550 ईसा पूर्व एक नाम आता है, अगर इतिहासकारों की माने तो एक नाम आता है, जो नाम होता है साइरस द्वितीय का नाम आता है। आप दोस्तों जानते हो कि भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो जो है ईरानियों द्वारा हुआ था, ऐसा इतिहासकारों विद्वानों का मानना है। तो जो साइरस व्यक्ति था, उसने पहली बार 550 ईस्वी में, उसने ईसा पूर्व में उसने भारत पर जो है आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी वो नाकाम कोशिश थी और वह पूरी तरह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। उसी के बाद बताया जाता है कि उसी के उत्तराधिकारी, जिसका नाम होता है दारा प्रथम, ध्यान दीजिए, दारा प्रथम, उसका समय बताया गया है लगभग 500 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं 500 बताया जाता है, कहीं कहीं 518 और 520 भी देखने को मिलता है। 500 के आसपास, 500 ईसा पूर्व के आसपास एक दारा प्रथम, जिसका नाम डेरियस भी बताया जाता है, उसने जब दूसरी बार जो है प्रयास किया तो दूसरी बार वो कहीं ना कहीं अपने मकसद में, कहीं ना कहीं अपने मंसूबों में वो कामयाब रहा। इस बार उसको सफलता हाथ लगी। ध्यान दीजिए, इस बार उसको सफलता हाथ लगी और उसने जो है भारत में प्रवेश किया। अगर इतिहासकारों की माने तो एक जो है एक इतिहास में आपने एक सिंधु नदी का नाम सुना होगा। दरअसल सिंधु नदी जो है वो, जिसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत में बताया जाता है, वो नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में, अगर इतिहासकारों विद्वानों की अगर माना जाए तो वो बताते हैं कि जो सिंधु नदी के जो निकटवर्ती क्षेत्र थे, जो निकटवर्ती भूभाग थे, जहाँ पे छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे शासक जो है अपनी शासन सत्ता देखते थे, दरअसल इतिहासकारों की माने तो यहाँ तक बताया गया कि उस निकटवर्ती भूभागों पर ईरान के 20वें प्रांत के रूप में दारा प्रथम ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। ध्यान दीजिए, ईरान का जो है 20वां प्रांत के रूप में उन्होंने अपना पैर जमाया। किसने? दारा प्रथम ने। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, ये इतिहास की क्लास नहीं है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा तथ्य हमको खोजना होगा, हमको इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा, तो क्या है कि थोड़ा तथ्य हमारे सामने आ जाएगा और हमको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ध्यान दीजिए, उसके क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं कि जो दरअसल एक आश्चर्यजनक बात है दोस्तों कि जो ईरानी होते थे, ये जो ईरानी होते थे, इनके लिए एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इनको जो है, इनको सा का उच्चारण करना नहीं आता था। ध्यान दीजिए, इनको सा का उच्चारण, ये सा को सा न कह के ये सा को कहते थे हा।
ये सा को हा कहते थे। इनको सिंधु कहना नहीं आता था, ये सिंधु ये सा का उच्चारण ना करके ये हा कहते थे। अगर इनको सप्ताह कहना होता था, ये सप्ताह ना करके ये उसको कहते थे हफ्ताह। ध्यान दीजिए, इनको अगर सांप कहना होगा तो ये सांप ना करके उसको हाफ कहते थे। ध्यान दीजिए, इन्होंने सा का उच्चारण इनको करना नहीं आता था। तो दरअसल वो जो सिंधु नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों, निकटवर्ती भूभागों पर जो लोग रहते थे, तो उस नदी को तो ये कहते थे सिंधु, जो है हिंदू नदी। दरअसल इनको सा का उच्चारण ना करने की वजह से ये सिंधु को सिंधु ना कहके ये सिंधु को हिंदू कहते थे। और जो वहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोग थे, जिनको उस समय सिंधुवासी कहा जाता था, उनको ये कहते थे हिंदुवासी। ध्यान दीजिए, उनको ये कहते थे हिंदुवासी। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया सिंधु से हिंद हुआ, सिंधु से, ध्यान दीजिए, सिंधु से ये हिंद हुआ और हिंद से ये धीरे धीरे आगे चलकर हिंदुओं का स्थान बना। और हिंदुस्तान के नाम से धीरे धीरे आगे चल के जब इन्होंने इन्हीं का एक प्रत्यय लगा तो ये हिंदिक बना। और बाद में का छोड़ने के बाद यही आज हमारे सामने हिंदी के तौर पर जो भाषा जो हिंदी देखने को मिलती है वो हिंदी आती है। ध्यान दीजिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट पुरजोर जोर देकर ये बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो हिंदी शब्द है, दरअसल अभी इसने भाषा का रूप नहीं ग्रहण किया है। ध्यान दीजिए, अभी हमारे सामने भाषा के तौर पर नहीं आई है। ये अभी इसने भाषा का जो है भाषा का चोला इसने नहीं पहना है। ये हिंदी अभी दूसरी है। जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा हम करेंगे लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी में। ध्यान दीजिए, उसकी चर्चा हम करेंगे 10वीं से 12वीं शताब्दी। ये मात्र और मात्र जो हिंदी शब्द है, इसकी उत्पत्ति का एक जो है विवरण हमको इतिहासकारों द्वारा, इतिहास विद्वानों द्वारा देखने को मिलता है। अब हम आगे के क्रम में देखते हैं कि जिस हिंदी को आज हम पढ़ते हैं, जिस हिंदी को आज हम जानते हैं, जिस हिंदी के माध्यम से हम अपने जो है हृदय के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिस हिंदी को हम आज मातृभाषा के तौर पर जानते हैं, जिस हिंदी को हम इतना स्नेह करते हैं, दरअसल उस हिंदी का इतिहास कहाँ से शुरू होकर आज वो हिंदी हमारे सामने किस रूप में आकर खड़ी है, जानने का प्रयास करिए। ध्यान दीजिए, देखिए हिंदी की उत्पत्ति। ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति के क्रम में हम देखते हैं, दरअसल हिंदी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है संस्कृत से। संस्कृत जिसे भाषाओं की आदि जननी के रूप में कहा गया है, दरअसल वो संस्कृत जिसे भाषाओं की आदि जननी के रूप में जाना जाता है, उस संस्कृत की जो विकास यात्रा रही, वो संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट हिंदी से होते हुए आज जिस हिंदी को हम पढ़ और जान रहे हैं, उसी हिंदी में कहीं ना कहीं वो समाहित हो गई। अगर हिंदी के विकास क्रमों की चर्चा किया जाए तो दरअसल हिंदी हमको दो रूप दिखाती है मित्रों। दो रूप के तौर पर एक देखते हैं हम वैदिक संस्कृति, एक देखते हैं हम लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का जो समय है वो समय है लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिए, ये जो संस्कृति है दरअसल ये आर्यों की देन थी। ये जो है आर्य का मतलब आर्य जो है श्रेष्ठ जनों की भाषा। दरअसल ये जो संस्कृत भाषा थी ये उस समय श्रेष्ठ जनों की भाषा थी, ये गुरुजनों की भाषा थी, ये उच्च वर्गों की भाषा थी, ये उच्च कुल की भाषा थी। दरअसल इसका जो है एक सामान्य जनमानस से कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं था। ये जनसाधारण लोग जो दरअसल ये आर्य जो थे वो बाहर से आए थे। दोस्तों एक मैं क्लियर कर दूं, दरअसल आर्य का मतलब ही होता है दोस्तों श्रेष्ठ। ध्यान दीजिए, जो भाषा श्रेष्ठ जनों की भाषा थी, वो गुरुजनों की भाषा थी, वो जो है उच्च वर्गों की भाषा थी। तो इसी के कारण जो है जो आम जनमानस था वो इससे जो है इनके करीब नहीं हो सका। वो उसने क्या किया, मैं उसको अभी बता रहा हूँ। वो दरअसल वो जो श्रेष्ठ जनों की भाषा हुई वो धीरे धीरे अपने प्रभुत्व को, अपने शिखर को धीरे धीरे बढ़ाती गई। ध्यान दीजिए, उसने जो दो रूप दिखाए हमको, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। दरअसल वैदिक संस्कृति इसलिए कहा गया कि इसी के अंतर्गत दोस्तों वेदों की रचना होती है। ध्यान दीजिए, इसी के अंदर वेदों की रचना होती है दोस्तों। इसका एक नाम और भी मिलता है जिसको कहते हैं हम देववाणी। ठीक, अच्छा अब आइए थोड़ा लौकिक संस्कृति, इसमें थोड़ा अंतर है दोस्तों। इसके अंतर्गत जो है वेदों की रचना हुई, ये जो है श्रेष्ठ जनों गुरुजनों की भाषा थी। दरअसल ये आर्यों की भाषा थी संस्कृति। ध्यान दीजिए, लौकिक संस्कृति वो संस्कृत है जिस संस्कृत को आज हम पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं बताना चाहूँगा जो संस्कृत आपके पाठ्यक्रम है, जो आप संस्कृत सीटेट और यूपी टेट में पढ़ रहे हैं, दरअसल वो वैदिक संस्कृत ना होकर वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रखी गई है। उसको लौकिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। ध्यान दीजिए, इसका समय बताया गया है 1000 से 500 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिए, इसी के अंतर्गत लौकिक संस्कृत के अंतर्गत अच्छा इसके पहले ध्यान दीजिए, एक नाम आता है, बड़ा प्रख्यात नाम है संस्कृत जगत के जो है विद्वान प्रोथा, जिनको व्याकरणाचार्य कहा गया। ध्यान दीजिए, उनका नाम मिलता है पाणिनि। ध्यान दीजिए, पाणिनि ने एक अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी की रचना की थी।
अष्टाध्यायी की रचना थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है कुछ सुधारा था। इस संस्कृत में क्या हुआ था कि पहले जो कुछ नियम, ये इस संस्कृत को अष्टाध्यायी के माध्यम से इन्होंने इसमें कुछ नियम कानून लगा दिए, इसमें जो कुछ नियम कानून लगा दिए। अच्छा ध्यान दीजिए, जब नियम कानून तो लग गया, लेकिन क्या था कि उनका जो सोचना था, वो सोचना जो है कहीं ना कहीं जो है अपने मंसूबे में कहीं ना कहीं कामयाब उतना नहीं हुआ जितना जो है पाणिनि ने इसकी रचना की थी। दरअसल हुआ क्या, जब ये संस्कृति जो है वैदिक संस्कृति जब नियम कानूनों में बंध गई और ये उच्च वर्गों की भाषा होने लगी और उच्च वर्ग और श्रेष्ठ जन इसको बोलने लगे, तो उसी के पैरेलल एक भाषा जो है जो जनमानस की भाषा थी। ध्यान दीजिए, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो जनमानस जनसाधारण की भाषा थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी, उसने एक उसी के बैनर तले, उसी के पैरेलल एक नई भाषा को जन्म देना शुरू कर दिया। दरअसल अपने जो है अलग अलग स्थानों पर, अपने अपने प्रादेशिक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर एक नई भाषा को उन्होंने, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने जन्म देना शुरू कर दिया। उससे क्या होता था, उससे ये होता था दोस्तों कि वो इस भाषा का प्रयोग अपने आम बोलचाल में, अपने दुख और सुख में, अपनी अंतर भावनाओं को दूसरों को व्यक्त करने के माध्यम के लिए उस भाषा का उन्होंने चयन किया। दरअसल उनके लिए ये जो संस्कृत थी, ये संस्कृत उनके जो है उनकी बुद्धि और विवेक से बहुत परे थी। वो दरअसल बड़े लोगों की भाषा थी, वो श्रेष्ठ जनों की भाषा थी, वो उच्च वर्गों की भाषा थी। उनको ये भाषा जो है उन लोगों को इस भाषा से बड़ी कठिनाई थी, उनको परेशानी थी, वो इस भाषा में संप्रेषण और संवाद नहीं कर पाते थे। उन्होंने सहारा लिया, उन्होंने एक विकल्प खोजा कि कोई ऐसी भाषा का चयन करो जिससे वो जो है सरल हो, सहज हो, उस भाषा को वो आसानी से बोल सकते हों और अपनी उस भाषा के माध्यम से अपने विचारों और अपने तथ्यों को एक दूसरे तक समझा सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसका ध्यान दीजिए, ये भाषा आगे चलकर जो है अपना एक विकराल रूप धारण करेगी। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका बीजारोपण जो है लगभग 1500 के आसपास कि देखा जाए 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसका बीजारोपण हो गया था। अच्छा, ये भाषा धीरे धीरे ये घटने का नाम नहीं रही, ये भाषा धीरे धीरे चल रही है। अच्छा, ध्यान यही दीजिए कि ये जो भाषा है यह दरअसल कोई एक भाषा नहीं, ये अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग जो है अलग अलग प्रदेशों की, वहाँ के जो है स्थानीय लोग अपने अपने स्तर से, अपनी सुलभता के अनुसार से एक भाषा का जन्म नहीं, जिस भाषा में आम बोलचाल कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जो आर्य भाषा की जो मतलब देखा जाए तो ये मध्य युग में, जो हम अभी तो प्राचीन काल आर्य भाषा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। दरअसल इसको इसलिए आर्य भाषा के अंतर्गत रखा गया क्योंकि आर्यों के दिन थी ये। दरअसल यही जब समय बदलेगा तो ये भाषा एक बड़े तौर पर जो है अपने रूप दिखाएगी। ध्यान दीजिए, असल लौकिक संस्कृत की अगर बात किया जाए, थोड़ा नीचे आते हैं, अगर 1500 से ईसा पूर्व की अगर बात किया जाए तो ये जो है इसी के अंतर्गत रामायण, इसी के अंतर्गत महाभारत, ध्यान दीजिए इसी के अंतर्गत महाभारत, दोस्तों इसी के अंतर्गत महाभारत, एक नाम महाभारत का जय संहिता भी देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए, महाभारत इसी के अंतर्गत, कालिदास की जो रचनाएं हुई थी, कालिदास ने अपनी रचनाएं की इसी के अंतर्गत, ठीक, इसी के अंतर्गत हुआ। अब थोड़ा सा आगे देखिए, अब क्या है, समय बदलता गया दोस्तों, समय बदलता गया और समय के साथ साथ जो है भाषा में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान रखिए कि ये जो भाषा है, ये जो जनमानस की भाषा है, जो जनसाधारण की भाषा है, जो आम जनमानस की भाषा है, ये धीरे धीरे इस भाषा की वजह से ये जो संस्कृत है आपकी, ये कहीं ना कहीं अब धूमिल दिखाई दे रही है, क्योंकि इस भाषा का प्रकोप इस पर ज़्यादा प्रभाव, इसका प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़ रहा है। अब ये भाषा धीरे धीरे आम जनमानस की भाषा, जनसाधारण लोगों की भाषा, क्योंकि ज़्यादा बोलने वालों की संख्या इसमें थी, इसमें तो श्रेष्ठ जनों की भाषा थी, गुरुजनों की भाषा थी, उच्च वर्गों की भाषा थी, इसको उच्च लोग बोलते थे। दरअसल जो निम्न तबके के लोग थे वो जो है हमेशा इस भाषा का प्रयोग करते थे। ध्यान दीजिए, ये अपनी यात्रा धीरे धीरे तेज कर रही है, अभी आगे चलकर आपको ये एक रूप दिखाएगी दूसरा। ध्यान दीजिए, अब आगे के क्रम में अगर देखते हैं दोस्तों, तो आगे क्रम में समय बदल गया है, अब इस समय चल रहा है 1000 से 500 ईसा पूर्व। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं इसकी जो है आगे क्रम में थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आ गया 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिए, चूंकि 1000 से 500 बीत चुका है, 500 ईसा पूर्व से जब आप प्रवेश करेंगे तो इसमें देखे हैं प्राकृत काल। ध्यान दीजिए, प्राकृत काल, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए।
कि ये प्राकृत काल है क्या। अब ध्यान दीजिए, प्राकृत काल किसे कहते हैं, इसको थोड़ा इसमें जो है मन में जो संदेह है इसको यहीं पर स्पष्ट कर लीजिए, प्राकृत काल है क्या। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्राकृत का मतलब ही होता है नेचुरली, प्राकृत का मतलब ही होता है सामान्य, प्राकृत का मतलब ही होता है आम जनमानस। अगर भाषा के परिपेक्ष में देखा जाए तो प्राकृत का मतलब होता है एक साधारण बोलचाल की भाषा। अच्छा, इसको थोड़ा और सरल करते हैं। देखिए, थोड़ा तथ्य को आप समझने का प्रयास करिए। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि दरअसल जब संस्कृत थी तो संस्कृत जो है गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों की भाषा थी, वो निम्न वर्गों की भाषा नहीं थी। उसको आम जनमानस उसको बोलने में उनको परेशानी होती थी, उनको उसको बोलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उच्च वर्गों तक ही सीमित रह गई, वो जो है वो उच्च वर्गों तक ही सीमित रह गई। और जो भाषा यहाँ पर पनप रही थी, स्थानीय भाषा, जो अलग अलग स्थानों पर जो भाषाएं अलग अलग रूप धारण कर रही थी आम जनमानस की भाषा, उन भाषाओं ने बड़ा रूप लेना आरंभ कर दिया। वो भाषाएं अब धीरे धीरे अपना विस्तार कर रही हैं, अब वो भाषाएं धीरे धीरे जो है अपने प्रभाव को बढ़ा रही हैं। अब वो भाषाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और वो भाषाएं दोस्तों कोई एक भाषा नहीं, वो भाषाएं अगर आप कह सकते हैं तो देखा जा सकता है कि वो भाषाएं और कोई नहीं, वो भाषाएं कई भाषाओं का एक जो है समूह के तौर पर, मतलब कई प्रादेशिक भाषाओं का एक समूह, जिसको और कोई नाम नहीं दिया गया। जो भाषाएं और कोई नहीं, जो भाषाएं मात्र और मात्र जिनको एक नाम दिया गया और उस नाम को उन्होंने स्वीकारा और उनको कहा गया प्राकृत भाषा। ध्यान दीजिए, प्राकृत भाषा कोई पर्टिकुलर एक भाषा नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, ये पर प्राकृत भाषा कोई एक भाषा नहीं है। इसको आप एक अगर परिभाषित तौर पर देखें तो अलग अलग प्रादेशिक क्षेत्रों में जनसाधारण के कई भाषाओं का जो समूह है उनको प्राकृत भाषा कहा जाता है। दरअसल प्राकृत भाषा का मतलब ये हो गया कि अलग अलग क्षेत्रों पर जनमानस और जनसाधारण द्वारा खुद के सुलभ जो है अपनी सुलभता के कारण जिन भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया, उन भाषाओं का एक सामूहिक तौर पर देखा जाए तो उनको प्राकृत भाषा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है प्राकृत भाषा, अब इसका समय देख रहे हैं आप 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। अच्छा, अब चूंकि कारण क्या है कि उस समय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक भाषा बड़ी प्रचलित थी, उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। उस भाषा को थोड़ा खोजते हैं कि ये समय अगर देखा जाए तो 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के अंतर्गत। अगर थोड़ा सा अशोक के शिलालेखों को खंगाला जाए, अशोक के शिलालेखों को अगर खंगाला जाए तो हम देखने को मिलता है कि उस समय एक भाषा थी कोई, कि उसकी जो है कई बोलियां हमको देखने को मिलती है। दरअसल एक नाम आता है उसी के अंतर्गत, अगर देखा जाए तो उस समय 300 ईसा पूर्व, लगभग 300, ध्यान दीजिए 300 ईसा पूर्व के आसपास, 300 ईसा पूर्व के आसपास कोई ऐसी भाषा प्रचलित थी कि जिसमें जो है कई बोलियां या कई भाषा देखने को मिलती थी। दरअसल वो जो है प्राकृत के ही अंदर आती थी, जब वो प्राकृत के अंदर ही आती थी, क्योंकि मैंने स्पष्ट यहीं पर किया है, आपको पीछे बताया कि दो प्राकृत भाषा थी, वो कोई एक भाषा नहीं है, वो कई प्रादेशिक भाषाओं का जो है समूह है, वो जो है स्थानीय जनमानस के द्वारा उपजी गई भाषाओं का समूह है। ध्यान दीजिए, उसी के अंतर्गत देखने को मिलता है कि जब 300 ईसा पूर्व एक जो है भाषा एक देखने को मिलती है, उसको कहते हैं जो है पाली। ध्यान दीजिए, वही पाली भाषा, जिस पाली भाषा के अंतर्गत बौद्ध जो है साहित्य का संपूर्ण बौद्ध का संपूर्ण साहित्य उसी के अंतर्गत लिखा गया। देखिए, ध्यान दीजिए, बौद्ध का संपूर्ण साहित्य इसी के अंतर्गत जो है लिखा गया पाली। ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा समय बढ़ा, समय बढ़ने के बाद चीज़ें परिवर्तित होती गई। अब ये भाषा जो है, ये भाषा का एक सामूहिक रूप को प्राकृत कहा जाता है। अब समय बदला तो ये जो अच्छा ध्यान दीजिए, मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत ये प्राकृत चल रही है। अच्छा, चूंकि वो है क्या है, अब जो संस्कृत आप पीछे देखें, उस संस्कृत का धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है पतन होता दिख रहा है। यूँ समझिए कि पतन होने को एकदम कगार पर है वो संस्कृत। अब जो है ये अलग अलग क्षेत्रों की जो जनमानस की भाषा थी, इन भाषाओं का जो है, इन भाषाओं ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। एक उदाहरण के तौर पर आप जानिए दोस्तों कि जो बौद्ध संपूर्ण साहित्य इन्होंने अशोक के उपदेशों में इन्होंने पाली को देखने को मिलता है। एक उदाहरण के माध्यम से चलिए कि चाहे कोई भी दार्शनिक हो,
या कोई भी जो है जनमानस का आदमी हो या कोई जो है बहुत बड़ा जो है कथावाचक हो, दरअसल वो कभी उस भाषा का सहारा लेगा जिस भाषा से वो अपने भाव और विचारों को आसानी तक दूसरे तक पहुंचाने में वो सक्षम हो। वो उस भाषा का सहारा बिल्कुल नहीं लेगा जिस भाषा में वो जनमानस और आम जनसाधारण लोगों को अपनी बात कहने में उसको दिक्कत और परेशानी का सामना उठाना पड़े। इसीलिए अशोक ने पाली का सहारा लिया, चूंकि पाल उस समय जनसाधारण और जनमानस की भाषा हुआ करती थी। ठीक, अब आगे थोड़ा चलिए आगे देखते हैं द्वितीय प्राकृत काल की अगर देखा जाए बात, तो अब क्या है, पाल है तो पाल है, पाल कहीं गई नहीं है, लेकिन दरअसल अब पाल होते हुए भी नहीं है। क्योंकि कारण क्या है, अब हम पाल पर यहाँ पाल के कई रूप हमको देखने को मिलते हैं। कोई कहा जाता है, कोई नाम ले लिया सौरसेनी का, ध्यान दीजिए, अब कोई सौरसेनी हो गया, कोई यहाँ पर मागधी हो गया, ध्यान दीजिए, कोई यहाँ पर मागधी हो गया, वही कहीं पर अर्धमागधी देखने को मिलता है, अर्धमागधी, ठीक, कहीं देखने को महाराष्ट्री मिलता है, ठीक, महाराष्ट्री, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत द्वितीय प्राकृत, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी चीज तो ये जान लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, दरअसल जो प्राकृत है, असली प्राकृत, शुद्ध प्राकृत तो इसी को कहा गया, शुद्ध प्राकृत इसी को कहा गया। चूंकि कोई एक भाषा ना हो कि जनसाधारण की सभी भाषाओं का समूह, शुद्ध प्राकृत के अंतर्गत यही आएगा। ठीक है, द्वितीय प्राकृत जो इसका समय बताया गया है 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अच्छा, थोड़ा आगे समझिए ये दोस्तों कि दरअसल इसी जो है, जब ये पाली जो है भाषाओं में कई भाषाओं में ये विभक्त हो जाती है, चूंकि है तो कहीं ना कहीं ये जो भाषाएं हैं ये आती तो इन्हीं के अंतर्गत है, प्राकृत के अंतर्गत। चूंकि वो जो प्राकृत है वो प्राकृत का समय, प्राकृत खत्म थोड़ी ना हो गया। प्राकृत मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, जोर देके बता रहा हूं कि ये जो प्राकृत है इसको एक भाषा ना समझिए, जिसको कई भाषाओं का समूह समझिए। और वो जो भाषाएं हैं वो आम जनमानस, आम जनसाधारण लोगों की भाषा है। ध्यान दीजिए, वो आम जनसाधारण लोगों की भाषा है जिसमें वो जो है आपसी बोलचाल, अपने सुख दुख, अपनी जो है भावनाओं, अपनी अनुभूतियों को जो है एक दूसरे के माध्यम से सरल और सहज स्वाभाविक तरीके से व्यक्त करते थे। ध्यान दीजिए, उसके बाद जब ये कई भाषा यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, एक भाषा के अंतर्गत देखी जाए तो ये अर्धमागधी, ध्यान दीजिए, अर्धमागधी का उपयोग किया है। एक नाम आता है इतिहास के अंदर का, बड़ा प्रसिद्ध नाम है और बड़ा जो है अभिभूत नाम हमको करता है, वो उसका नाम होता है महावीर स्वामी। ध्यान दीजिए, महावीर स्वामी ने अपने जो है उपदेशों में अर्धमागधी का प्रयोग किया है। अच्छा, अब आते हैं तृतीय प्राकृत काल में। अब तृतीय प्राकृत काल में दोस्तों क्या होता है, अब यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा, अब परिवर्तन दोस्तों ये होगा कि अब जो प्राकृत चलती आ रही है, दरअसल आपने देखा कि 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व जो जनसाधारण लोगों की भाषा थी अलग अलग प्रादेशिक क्षेत्रों में, अब उस भाषाओं ने क्या किया कि थोड़ा अपने को चेंज करना चाहा। अब वो भाषाएं धीरे धीरे बदलती आ रही हैं। तो अब ये ध्यान दीजिए कि तृतीय प्राकृत काल में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के अंतर्गत वो जो प्राकृत भाषा है अब धीरे धीरे उसका रूप बदल रहा है। अब वो भाषा बदलती हुई जा रही है और उसी को कहा गया, जो भाषा बदल रही है दरअसल भाषा का मतलब जो है प्राकृत का बदलता हुआ रूप, उसी को कहा गया दोस्तों, उसी को कहा गया अपभ्रंश। ध्यान दीजिए, उसी को कहा गया अपभ्रंश। ध्यान दीजिए दोस्तों, उसी को कहा गया अपभ्रंश। दरअसल अपभ्रंश का अर्थ ही होता है दोस्तों या तो बिगड़ा हुआ, ध्यान दीजिए, या तो बिगड़ा हुआ और या तो फिर बिगड़ी हुई। ध्यान दीजिए, या तो बिगड़ा हुआ और या तो बिगड़ी हुई। अपभ्रंश का नाम अर्थ ही होता है बिगड़ा हुआ या बिगड़ी हुई। अच्छा, इसको थोड़ा और जानने का प्रयास करिए। दरअसल एक तथ्य को समझ लीजिए, दरअसल अपभ्रंश का, अच्छा कहीं कहीं पूछ ये लेता है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ध्यान दीजिए इसका प्रयोग किया था महर्षि पतंजलि के द्वारा। चूंकि उन्होंने, ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या किया था, जब वो जो है एक टीका लिख रहे थे किस पे, अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की रचना है, उन्होंने जब उसमें कुछ सुधार कर रहे थे तो जो बिगड़े हुए शब्द से उनको उन्होंने निकालकर बाहर किया। तो उसी के अंतर्गत उन्होंने जो अपभ्रंश का नाम दिया था वो जो है प्राकृत पतंजलि के अनुसार बताया जाता है। ये शब्द की उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा बताई जाती है। ठीक, अब जो है हमारे क्रम को थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, हम जो है क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
देखिए आधुनिक काल या भाषा, ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे पहले कि हम इसको समझें थोड़ा फिर से समझने का प्रयास कीजिए। अपभ्रंश, ध्यान दीजिए अपभ्रंश। अपभ्रंश मैंने बताया दोस्तों कि अपभ्रंश का मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ या बिगड़ी हुई। इसका मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ या बिगड़ी हुई। ध्यान दीजिए दोस्तों, अपभ्रंश के माध्यम से अब अगर हम अपनी यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो अब क्या है, अब हिंदी कहीं ना कहीं हमको ओझल आंखों से दिखाई देने लगी। हम हिंदी की बिल्कुल करीब में है, हम हिंदी की यात्रा के बिल्कुल करीब में है। हिंदी अब हमको कहीं ना कहीं महसूस होती दिख रही है। अच्छा ध्यान दीजिए, यह अपभ्रंश को दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि दरअसल अपभ्रंश जो अपभ्रंश है जिसको बताया गया ये बिगड़ा हुआ रूप है, वो बिगड़ा हुआ रूप को आप कह सकते हो दरअसल जो अपभ्रंश की उत्तरवर्ती दशा है। ध्यान दीजिए, जो अपभ्रंश के बाद का समय है, यानी अपभ्रंश के बाद का समय, ध्यान दीजिए अपभ्रंश के बाद का समय, अपभ्रंश के बाद का समय ही आप कह सकते हो वही हिंदी की पूर्ववर्ती दशा है। ध्यान दीजिए, वही हिंदी की पूर्ववर्ती दशा, यानी कि अपभ्रंश का जो उत्तरवर्ती स्थिति थी वो जो है हिंदी की पूर्ववर्ती दशा है। यानी इसको इस हिंदी को आप कह सकते हो अपभ्रंश के बाद के समय, जो मिड पीरियड है बीच को, इसको आप कह सकते हो कहीं ना कहीं पुरानी हिंदी। ध्यान दीजिए, इसको कह सकते हो आप पुरानी हिंदी। अच्छा, आगे के क्रम में देखा जाए तो इस मिड पीरियड को, इस बीच के समय को जो है अपने अपने स्तर पर कई विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। किसी ने कह डाला इसको अवहट, ध्यान दीजिए, इसको किसी ने कह डाला अवहट, तो किसी ने इसको कहा पुरानी हिंदी। ध्यान दीजिए, इसको किसी ने कहा पुरानी हिंदी, किसी ने कहा इसको पुरानी हिंदी, और किसी ने इसको कहा प्रकृताभास। ध्यान दीजिए, इसको किसी ने कहा प्रकृताभास। ठीक, इसी को किसी ने कहा अवहट, किसी ने कहा पुरानी हिंदी, किसी ने कहा प्रकृताभास, और किसी ने कहा डाला संक्रमण काल। ध्यान दीजिए, किसी ने कहा कह डाला संक्रमण काल। ठीक, ध्यान दीजिए, ये कोई भाषा नहीं है, ये भाषा नहीं है, ये जो है अपभ्रंश और हिंदी, यानी इसके बीच के जो मिड पीरियड है, इसी को अनेक विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर नाम दिया। अवहट का नाम आता है एक बड़ा प्रसिद्ध मैथिली के बड़े प्रसिद्ध विद्वान है जिनका नाम होता है विद्यापति। ध्यान दीजिए, जिनका नाम है विद्यापति, उन्होंने अपनी रचना कीर्तलता और कीर्ततारा में इसका जिक्र किया है अवहट का। ध्यान दीजिए, पुरानी हिंदी इसको कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रकृताभास इसको कहा है जो है हिंदी साहित्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ध्यान दीजिए, संक्रमण काल अवहट नाम, एक अवहट नाम संक्रमण काल के साथ साथ इसको कहा है जो है जो है अब्दुल रहमान की रचना जिसको कहा गया है संदेश रासक। ठीक है, उसमें इसका जो है घटनाक्रम को देखने को मिलता। अब क्या है, थोड़ा और आगे बढ़िए, अब आगे क्रम में चूंकि क्या है कि हिंदी तो हमें अब जो है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी, लेकिन क्या है कि अब जो अपभ्रंश है, ये अपभ्रंश अब क्या करने जा रही है, ये अपभ्रंश अब भाषा का रूप ग्रहण करने जा रही है। ये अपभ्रंश अब भाषा का रूप ग्रहण करने जा रही है। और किस रूप में, अपभ्रंश के अंतर्गत हमें जो है अपभ्रंश के 7 रूप, मूल रूप से देखा जाए तो 7 रूपों का जिक्र देखने को मिलता है। उसके क्रम में अगर देखा जाए तो शौर सेनी अपभ्रंश जो है, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैशाची जो है क्या नाम है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो इन जो है 7 अपभ्रंशों के अंतर्गत हमें कहीं ना कहीं हिंदी के निकट और हिंदी के जो है नज़दीक लाने के माध्यम से ये अपभ्रंश के जो 7 रूप हमें देखने को मिलेंगे, इन्हीं के माध्यम से हम हिंदी के नज़दीक आ पहुँचेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो है अपभ्रंश के 7 रूपों को हम देखेंगे, और फिर 7 रूपों के बाद हम शौर सेनी जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, उसके बाद हम अर्धमागधी देखेंगे, अर्धमागधी के अंतर्गत अर्धमागधी और मागधी। उसके बाद जो है अर्धमागधी के अंतर्गत देखी जाए तो जो है ये 3 भाषाओं का जिक्र होगा। हालांकि वो जो है अलग की बात है, वो हमको अब इसकी चर्चा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि अब इस समय हम कहाँ पे हैं, इस समय हम पुरानी हिंदी पर बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, पुरानी हिंदी तक हम पहुँच गए हैं। जो आधुनिक हिंदी है वो इस जो है इसी के बाद ये अपभ्रंश का जो 7 रूप है उसी के अंतर्गत जो है समाहित है, और वो जब हम पढ़ेंगे तो हम स्पष्ट और क्लियर अर्थों में उसका जो है विवेचन कर सकेंगे आपके सामने। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये जितना भी आपको पढ़ाया गया है, जितना भी आपको समझाने के मैंने प्रयास किया है, वो आपको समझ में पूरी तरह आया होगा। अगर आगे के क्रम में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या है कि बताएंगे आपको कि जो अपभ्रंश के 7 रूप हैं मूल रूप से, दरअसल उन 7 रूपों के अंतर्गत जो आने वाली भाषाएँ हैं, मतलब जो है पश्चिमी हिंदी से लेकर पूर्वी हिंदी से लेकर जो मागधी हैं, जो बिहार का पूरा एरिया है, जो फिर अवधी है, मैथिली है, छत्तीसगढ़ी, इन सब भाषाओं का जो है पूरा विवेचन आपके सामने मैं करूंगा। आशा करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी।